हेलो 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 माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हेलो 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 गुड मॉर्निंग। राधे राधे बच्चों, हैप्पी लोहड़ी सर, हैप्पी लोहड़ी। तो स्टार्ट करें। ढोल जगीरों दा। ठीक है मेरे भाई, सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का बढ़िया तरीके से, आज का मोटिवेशनल कोट। और आज तुम मेरे भाई बस मुझे यूं करके दिल लगा लोगे, गले लगा लोगे। ठीक है, आज तुम्हें आनंद आ जाएगा। आज धुआं धुआं कर देंगे। वैसे देखो बाहर धुआं धुआं हो रहा है क्या? हाँ भाई, बाहर धुआं धुआं हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। आज हम लोग सेशन में भी धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोड है एवरी डे इज अ चांस टू बी अ बेटर। ओके, एवरी डे इज अ चांस टू बी अ बेटर। उदाहरण के तौर पे मैं हूं मेरे भाई, हर दिन मैं ये सोचता हूं कि क्या आज आपके लिए कल से बेहतर करूं। और हर दिन हमारे पास मेरे दोस्त उम्मीद एक होती है कि हाँ हम आज बेहतर कर सकते हैं, बशर्ते हम खुद को उस तरीके से लेके चले, जिस तरीके से लेके चलने की जरूरत होती है। सिंपल सी अप्रोच है, आज से बेहतर कल करना। उसके लिए कि जो भी किया है उसको लिख लो और फिर आज सोचो कि यार कल क्या बेहतर कर सकते हैं, या फिर उससे आने वाले कल क्या बेहतर कर सकते हैं, या फिर जो कल निकला उससे बेहतर आज क्या कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर कल मेरे भाई आपने कुछ एमसीक्यू न्यूज पढ़ा है तो आज कुछ नया ऐड कर लो। आपने कुछ मेरे भाई जीए में 4-10 न्यूज पढ़ी है, उनको अगली बार कुछ अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। बस ये कोशिश करो कि आज से बेहतर कल करना, अपने आप चीजें बेहतर हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बाकी ऊपर वाले का नाम लेते रहिए, राधे राधे करते रहिए, जय श्री राधे करते रहिए। गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। चांस नहीं, चेंज है सर। एवरी डे इज अ चेंज टू बी अ बेटर। अबे तो भाई इसकी मेरी भावनाओं को समझना, इसको छोड़, इसके हिसाब से रट के थोड़ी बता रहा हूं मैं। अपने भाई की भावनाओं को समझ। भावना ये कहती है यहां पर कि हर दिन हमारे पास चांस है कुछ बेहतर करने का। ठीक है, चलो 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 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों के लिए डबल वैलिडिटी आ चुकी है बैंक महापैक के ऊपर। ओके, Y168 आप कोड यूज कर सकते हैं, Y168, चाहे टेस्ट सीरीज हो चाहे कुछ भी हो। आज SBI PO का टेस्ट लाइव हो गया होगा, 60 क्वेश्चन। अगर मैं आपको अपनी अभी डॉक दिखाऊंगा ना, मतलब आप कहोगे यार ये 60 क्वेश्चन कैसे हैं। अगर आप 50% भी क्वेश्चन उठा जाओ तो मानना मेरे भाई, आज सेकंड टेस्ट लाइव हो चुका है टेस्ट गुरु का। ओके, अगला अब आते हैं हम लोग जो जिस चीज के लिए आप मेरे से जुड़ते हो, मेरे साथ जुड़ते हो, वो है यहां पर रिवीजन। ओके, न्यूज तो हम आगे पीछे मिलाकर कभी भी पूरा कर लेंगे। किसी दिन 10, किसी दिन 15, किसी दिन 22, किसी दिन 8, ये चलती रहती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त रिवीजन, वो कहीं ना कहीं हमारा मिस हो रहा था। अब हम रिवीजन पे और थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। रिवीजन पे ही फोकस ज्यादा हमें करना है, क्योंकि न्यूज तो हम किसी ना किसी हालत में किसी ना किसी तरीके से कवर कर ही लेंगे। मैटर ये है कि हम रिटेन कितना कर पा रहे हैं। ओके, अब एक ही न्यूज को अगर 50 बार रिवाइज करेंगे तो कैसे नहीं याद करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पेज पे आपको मिलेंगे जो चंद देश अभी न्यूज में रहे हैं। मैंने 1 जनवरी से अब टारगेट सेट किया है कि हम लोग 1 जनवरी 2025 से लेके चलेंगे। पिछले रिवीजन को अलग तरीके से करेंगे, पहले जनवरी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये सारा जितना भी कंटेंट है आपका ये जनवरी का है। ओके, तो इंडोनेशिया की बात करें तो माउंट एबू, क्या मैं बात करूं मेरे भाई, ये इतना ज्यादा मुंह फुलाता है, इतना ज्यादा मुंह फुलाता है, मतलब हर दिन कहीं ना कहीं फूल जाता, मतलब फट जाता है मेरे भाई। हर तीसरे दिन इसके बारे में न्यूज में पढ़ता हूं कि इंडोनेशिया के नॉर्थ मलुकू एक प्रोविंस है, नॉर्थ मलुकू प्रोविंस में है ये माउंट एबू, और ये इरप्ट हो गया मेरे भाई, ये फट गया है। ओके, बस अपने को याद रखना है कि माउंट एबू कहां पर है, तो ये अपना इंडोनेशिया में है। आगे देखिएगा, चाइना ने अभी वर्ल्ड का पहला 30 मेगावाट का प्योर हाइड्रोजन गैस टरबाइन है, इसका परीक्षण किया था, इसको टेस्ट किया था। अब ये वर्ल्ड का पहला है, बात समझ में आ रही है? वर्ल्ड का पहला 30 मेगावाट का प्योर हाइड्रोजन गैस टरबाइन है, इसका भी परीक्षण किया गया है। आगे इसको नाम दिया गया इन्होंने जुपिटर 1। क्या नाम दिया बेटा? जुपिटर 1। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल यूनिट प्योर हाइड्रोजन जनरेटर सेट है। ओके, प्योर हाइड्रोजन जनरेटर सेट है। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? इंडोनेशिया का माउंट एबू फट गया, चाइना का 30 मेगावाट का प्योर हाइड्रोजन गैस टरबाइन टेस्ट हो गया, जो कि वर्ल्ड का पहला 30 मेगावाट का है। इसको नाम जुपिटर दिया गया है। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है मिंग यांग हाइड्रोजन, मिंग यांग हाइड्रोजन। ओके, क्लियर है बेटा? आई होप सारी चीजें सेट हो रही होंगी। ठीक है, मिंग यांग हाइड्रोजन।
चाइना यहां तक नहीं रुक रहा, उसने एक हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बना दी है जिसको क्लेम किया जा रहा है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन है। बाप रे बाप, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, इसको नाम दिया CR450। ओके, CR450, और ये कह रहे हैं कि 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच कर सकती है। 400, 450, नॉट 400, 450 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये टच कर सकती है। इसके मैन्युफैक्चरर ये क्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करते हैं मेरे दोस्त, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है, एग्जाम में आ चुका है। जब इलेक्शन हुआ था ना जून में, तभी उसके बाद एग्जाम में आ गया है। पाकिस्तान का 2 साल का भी टेन्योर शुरू हो गया है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 होते नॉन परमानेंट, 5 होते परमानेंट। अब जो नॉन परमानेंट है वो रोटेट होते रहते हैं। अब जो इस बार के 5 नॉन परमानेंट है उसमें पाकिस्तान भी है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी से शुरू हुआ है। तो मेरे भाई जून इलेक्शन हुआ था, उसमें यहां पर पाकिस्तान चुना गया। पाकिस्तान के साथ साथ डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया। डेनमार्क, ग्रीस, पनामा, सोमालिया। क्लियर है भाई? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले पेज पे आपको कुछ न्यूज मिलेंगी। डेटाबेस, डेटाबेस ऐसी न्यूज, मतलब डेटाबेस जो न्यूज होती है ना वो सबसे ज्यादा टफ होती है। असल में डेटा याद करना ही टफ है, ठीक है, बट कोई नहीं, मल्टीपल टाइम रिवीजन सब याद हो जाएगा। नंबर ऑफ फॉरेनर्स डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, एक डेटा है कि सबसे ज्यादा फॉरेनर्स जो डिपोर्ट किए गए हैं वो किस देश के हैं। ओके, इसको लेकर अभी होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने डेटा जारी किया है। तो यहां लिखा है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेनर्स डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया वर फ्रॉम नाइजीरिया। सबसे ज्यादा नाइजीरिया से थे। कितने थे मेरे भाई? 1470 लोग थे नाइजीरिया से। उसके बाद दूसरे नंबर पे थे बांग्लादेश के मेरे भाई। ओके, 411 लोग बांग्लादेश से रहे थे। और फिर उसके बाद युगांडा के रहे थे। युगांडा से कितने थे? 78, 78 थे टोटल। 1 अप्रैल 2023 से मार्च 31, 2024 तक 2231 फॉरेनर से जिनको डिपोर्ट किया गया था। आगे स्मॉल सेविंग स्कीम की बात करते हैं। इस पर इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई भी बदलाव नहीं किया इस क्वार्टर के लिए। तो ये 4th कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर है जो कि 1 जनवरी 2025 से इफेक्टिव हो रहा है। मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 क्वार्टर, मतलब 3 महीने हो गए। इस क्वार्टर के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत कोई भी बदलाव नहीं किया गया ब्याज की दरों में। जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हमें 8.2% ऑफर करती है। सेम सुकन्या समृद्धि योजना भी हमें 8.2% ऑफर करती है। अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें 7.7, पीपीएफ 7.1, किसान विकास पत्र 7.5। तो सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना, उसके बाद आया था एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके बाद आ गया किसान विकास पत्र 7.5%। इन सब में सबसे कम दे रहा है पीपीएफ 7.1%। 7.1%। क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं। कोर सेक्टर के डेटा की बात करें, ये कहते हैं कि जो आउटपुट रहा है 8 की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का। अब वो जो 8 सेक्टर है उन्हीं को तो हम कोर सेक्टर बोल रहे हैं। तो जो 8 कोर सेक्टर है, या जो 8 सेक्टर है जिनको हम कोर सेक्टर बोल रहे हैं, या जो 8 की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, इनकी ग्रोथ कितनी रही? तो यहां पर लिखा हुआ है, ये यहां पर रिकवर हुई है, 4 महीने के उच्च स्तर पे पहुंच गई, 4.3% पे पहुंच गई मेरे भाई नवंबर महीने में। कहां पर मेरे भाई? नवंबर महीने में। ये डेटा नवंबर का है। ओके, अभी नवंबर का सबसे लेटेस्ट डेटा जो अभी पब्लिश किया गया वो नवंबर का ही पब्लिश किया गया है कि नवंबर महीने में जो कोर सेक्टर का डेटा रहा था वो 4 महीने के उच्च स्तर पर रहा था, वो 4.3% रहा था। बात समझ में आ रही बेटा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, बहुत काम आएगा रिवीजन के। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपीआई को लेकर अभी एक अपडेशन आया था। अपडेशन ये आया था कि एनपीसीआई का टारगेट था कि हमें 30% पे यूपीआई को लेकर आना है, भाई मार्केट शेयर 30% पे लाना है। इसकी डेडलाइन थी दिसंबर 31, 2024। अब इसकी डेडलाइन को दिसंबर 31, 2024 से बढ़ाकर दिसंबर 31, 2026 कर दी है। तो वही लिखा है कि एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो डेडलाइन है फॉर इंप्लीमेंटिंग ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कैप, ओके, फॉर इंप्लीमेंटिंग ट्रांजेक्शन वॉल्यूम कैप ऑन यूपीआई ऐप बाय 2 years टिल दिसंबर 31, 2026।
ओके आगे देखिएगा, एनपीसीआई ने कहा है कि हमने इनिशियली प्रपोज किया था 30% का कैप ऑन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, कि कोई भी अगर एप्लीकेशन है, चाहे वो व्हाट्सएप है चाहे वो फोन पे हो, वो 30% से ज्यादा मार्केट शेयर ना होल्ड कर पाए वॉल्यूम का, ओके, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन का। लेकिन अब है क्या यहां पर कि इस वाली कैप को अभी आगे एक्सटेंड कर दिया, डेफर कर दिया है कि ये नियम अभी हम लागू नहीं कर रहे, ये दिसंबर 31 2026 इसके लिए डेट रख दी है। जीएसटी कलेक्शन की बात करते, जो टोटल जीएसटी कलेक्शन रहा है उसमें 7.3% की ग्रोथ देखने को मिली थी, 1.77 लाख करोड़ रहा दिसंबर में। आई आप जनवरी में बैठे हो तो मोस्ट अपडेटेड डेटा कौन सा होगा, जब दिसंबर का होगा। फरवरी में बैठोगे जनवरी का डेटा आएगा, तो दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन था 1.77 लाख करोड़, जो कि आपके 7.3% ग्रोथ बता रहा है। 1.65 लाख करोड़ रुपए रहा था इन द सेम मंथ अ ईयर एगो। मतलब ये कह रहा है कि दिसंबर 2023 का कंपैरिजन दिसंबर 2024 से कर रहा है, और उसको अगल बगल में रख के बता रहा है कि भैया 7.3% की ग्रोथ रही थी इस बार दिसंबर 2024 में। 1.77 लाख करोड़ रहा है, 1.77 लाख करोड़। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं, यूपीआई की बात कर लेते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन में भी 8% की ग्रोथ देखने को मिली थी मंथ ऑन मंथ। ओके, ये बात कर रहा है दिसंबर 2024 का कंपैरिजन नवंबर 2024 से कर रहा है। जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है ये पहुंच गया 16.73 बिलियन पे, और जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है इसमें 8% की ग्रोथ हुई और ये पहुंच गई 23.25 लाख करोड़ पे। 23.25 लाख करोड़, 23.25 लाख करोड़। ओके, ये 8% ग्रोथ के साथ पहुंच गया 16.73 बिलियन। मेरे भाई बात समझ में आ रही है? देखो दोस्त, इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूं? अब तो मैं सामने तुम्हारे लिख के ले आया हूं कि भाई पढ़ो। अब अगर अब भी ना पढ़ सकूं तो क्या कैसे काम चलेगा? अब तक तो उंगली पकड़ के चला रहा था, अब तो गोद में बिठा लिया है कि आ जाओ भैया अब तो पढ़ लो। सारा डेटा एक पेज पे लेकर आ रहा हूं कि जीएसटी रेवेन्यू जो है 7.3%, ये पिछले साल के कंपैरिजन ग्रोथ बता रहा है। 1.77 लाख करोड़ रहा दिसंबर में। ओके, एनपीसीआई ने 30% जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर कैप वाला जो एक क्राइटेरिया उसको आगे के लिए मेरे दोस्त डेफर कर दिया, दिसंबर 31 2026 कर दिया, 2 सालों के लिए। यहां पर बात समझ में आ रही है? सर जीएसटी का अपडेटेड डेटा याद रखना हो तो हर महीने का डेटा पकड़ के चलना है, हर महीने का मेरे भाई। डन? ठीक है, डन। ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर। अभी तक हमने देखा था कुछ देश, फिर हम लोगों ने देख ली यहां पर इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज या डेटाबेस न्यूज देख ली। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई है मेरे भाई। आगे देखिए, देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम जो ये राज्य सरकारें हैं इनके बॉन्ड को सेल करेंगे। भाई राज्य सरकारों को पैसे की जरूरत है, राज्य सरकारें इश्यू कर रही हैं, हम उनके बिहाफ पर सेल कर रहे हैं। तो राज्य सरकारों के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम जो बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करने जा रहे हैं वो कितने के, 4.73 लाख करोड़ के हैं, और ये जनवरी फरवरी मार्च पीरियड के हैं। ओके, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब ये जो क्वार्टर है ना, जिस क्वार्टर में आप बैठे हुए हो मेरे भाई, जनवरी फरवरी मार्च में, उस क्वार्टर की बात की जा रही है। उस क्वार्टर में यहां पर ये स्टेट गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है वो सेल करेंगे कितने के, 4.5 लाख करोड़ के, 4.73 लाख करोड़ के। अब देखो मुझे भी याद हो गया अब तो, ये तो 4.73 लाख करोड़। सर आपने एमसीक्यू क्यों बंद कर दिए? नासिर कैसी बात कर रहा है यार? फ्राइडे को जुड़ा नहीं था, 22 सवाल कराए थे, एमसीक्यू कहां बंद करे हैं? मेरे पास 1 घंटे का स्लॉट है, उस 1 घंटे के स्लॉट में आई एम नॉट अ गॉड मेरे दोस्त, भगवान की मैं सब चीजें कर दूं, बट आई ट्राई कि मैं हर एक बेस्ट चीज कर सकूं। अब वो हर एक बेस्ट चीज करने के लिए मुझे दिन चूज करने पड़ रहे हैं। अगर आप बोलो कि नहीं भाई आप एक काम करो, सिर्फ आओ और बस बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, मजा आ जाएगा, तो भी मजा नहीं आएगा। मुझे मेरे भाई समझाना भी पड़ेगा। और यहां पर हर एक चीज है। अब आप एमसीक्यू आज मैं नहीं लाया, उस पर सवाल कर रहे हो, जो मैं लेकर आया उस पर नहीं है। मतलब आपकी थाली में घी है उस पर फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपकी थाली में मेरे भाई दही नहीं है उस पर फर्क पड़ रहा है। वाह भाई वाह, कैसी बात करते हो यार, दिल खोल के रख दूंगा तब भी मेरे भाई संतुष्टि नहीं दे सकता मुझे लग रहा है। और क्या करूं मेरे भाई, इतना तो यार दे रहा हूं, जरा इस पे फोकस करो। 2000 रुपए के बैंक नोट की बात करें, जब भी 2000 रुपए के बैंक नोट का डेटा पढ़ना है
तो आप जिस महीने में बैठे हो उससे पिछले महीने तक का डेटा देखो, दिसंबर 31 2024, इससे पुराना जो भी डेटा होगा नवंबर तक का, अक्टूबर तक का, उसे काट देना मेरे भाई, उसका हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें दिसंबर 31 2024 तक का डेटा देखना है कि 2000 रुपए के नोट कितने वापस हो चुके हैं। तो 98.12% जो नोट है ना, 2000 रुपए के नोट मेरे भाई सिस्टम में वापस आ चुके हैं। 19 मई 2023 को जब सिस्टम में हमने देखा था, अनाउंसमेंट किया था कि 2000 का नोट वापस करेंगे, तब 3.56 लाख करोड़ का था। अभी मात्र मेरे भाई 98.12% की नोट की वापसी हो चुकी है। आई होप क्लियर होगा, आई होप मेरे भाई क्लियर होगा। ओके, डन। यहां पर एक चीज मिसिंग है, अपने होमवर्क में लिख लेना, अमाउंट। यहां पर अमाउंट मिसिंग है। ये 98.12% कितना अमाउंट है जो सिस्टम, मतलब अभी भी ये 98.12% सिस्टम में आ चुका है, ये तो क्लियर है, लेकिन इसके अलावा जो रेस्ट बचता है, ठीक है, 3.88%, ओके सॉरी 1.88%, वो कितना अमाउंट एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना, वो 6000 करोड़ कितना है, वो एग्जैक्ट अमाउंट कितना जो अभी भी मेरे भाई बाकी है, वो आपको ढूंढ के बताना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर एक अनाउंसमेंट रहा था, सरकार ने कहा है कि हम इस स्कीम को कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके, और 2025-26 तक हम इस स्कीम को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस स्कीम का जो टोटल बजट है वो 69,515 करोड़, 69,515 करोड़ रुपए मेरे भाई, कितना 69,515 करोड़, 69,615 करोड़ रुपए। फिर सुनिएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इनको कंटिन्यू किया जा रहा है 25 से 26 तक। टोटल बजट है 69,515 करोड़ रुपए। कैबिनेट ने कहा है कि हम एक FIAT बनाएंगे, फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बनाएंगे, ठीक है, जिसका अलोकेशन किया इन्होंने 824 करोड़ रुपए का, किस चीज के लिए, फॉर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट इन इंश्योरेंस स्कीम। तो ये कहते हैं कि इंश्योरेंस स्कीम में हमें क्या करना है, तकनीकी बदलाव लाने हैं, तकनीकी इंप्रूवमेंट करना है, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करना है, और टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करने के लिए इंश्योरेंस स्कीम में हमें पैसे की जरूरत है, और पैसा कितना चाहिए, 824 करोड़ रुपए चाहिए, और 824 करोड़ रुपए मेरे भाई चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहां पर उसके लिए एक फंड बनाना पड़ेगा, इसका नाम है फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, लिखा हुआ है यहां पर 6,691 करोड़ रुपए। अच्छा, इतने वापस होने से बस रह गए हैं, ठीक है, मतलब टोटल थे 3.56 लाख करोड़ सिस्टम में, और सिस्टम में से इतना नोट मात्र रह गया, 98.12% की वापसी हो चुकी है। मजा आ रहा है? जो पहली दफा जुड़ा होगा उसको लग रहा होगा अरे यार ये क्या कर रहा है, बंदा आ रहा है यार, ये तो बस बोले जा रहा है बोले जा रहा है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है मेरे भाई, रिवीजन। और जिसको पहली दफा लग रहा होगा कि अरे यार ये कैसे याद होगा, तो उसका जवाब आपको मिल गया होगा मेरे भाई। ऐसे अगर आप 10 बार पढ़ दोगे कैसे याद नहीं होगा। पहली बार में कुछ दिन में कहने लगे अरे सर यार ये तो याद हो गया, छोड़ो इसको अगला पढ़ाओ। अरे सर ये तो याद हो गया, सर छोड़ो इसको अगला पढ़ाओ। अरे सर ये तो याद हो गया, इसको छोड़ो अगला पढ़ाओ। मेरे भाई ये बता रहा हूं मैं, तुम इस लेवल पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई हो चुका होगा, मुझे सिर्फ तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई करना है, उसके बाद तो तुम खुद में समझदार हो। आग लगा दो मेरे भाई सिस्टम में तुम तो है। आरबीआई की बात करते हैं, इसने यहां पर शांगली सहकारी जो बैंक है इसके ऊपर से जो रेस्ट्रिक्शन है वो हटा दी है। ओके, 2.5 साल के बाद, 2.5 ईयर्स के बाद यहां पर इसके ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटाई है। इसका नाम है शांगली सहकारी बैंक। ओके, शांगली सहकारी बैंक। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी, इसका नाम है BFS कैपिटल। ओके, BFS कैपिटल ने यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या है सर? हमारे देश में 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। जो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अभी रिसेंट में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक बैंक का मर्जर हुआ है, वो भी फाइनेंस बैंक है मेरे भाई। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का मर्जर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में हुआ, ये पॉइंट याद रखेंगे। हमारे देश में कुल मिला के 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक पॉइंट ये याद रखेंगे। हमारे देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है।
एक है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें मर्जर हुआ है स्लाइस का। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। ओके, आईबीपीएस पीओ या आरआरबी में आया था। स्लाइस नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ मर्ज हो चुका है। क्लियर गाइस? डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 2-3 पेज और गजब के हैं। व्हाट्सएप पे की बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप पे इसके ऊपर से भी रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। अब आपको पता है कि मेरे भाई अमेजोन पे, व्हाट्सएप पे, गूगल पे, ये तमाम कंपनीज हैं जो कि यूपीआई की सुविधा यहां पर दे रही हैं। आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इनकी एप्लीकेशन से। तो एनपीसीआई ने इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि तू भाई इतने यूजर तक ही जोड़ सकता है, लेकिन अब इसके यूजर की जो लिमिट थी वो हटा दी है। तो एनपीसीआई लिफ्टेड द लिमिट फ्रॉम ऑन बोर्डिंग यूपीआई यूजर फॉर द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर व्हाट्सएप पे। ओके, विद इमीडिएट इफेक्ट। इसके अलावा ये वाला तो एग्जाम का पार्ट है, इसको तो किसी का पप्पा नहीं रोक सकता मेरे भाई एग्जाम में आने से। ठीक है सर, टेस्ट गुरु का टेस्ट कब लाइव होगा? अगर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो 12 बजे तक हो जाएगा। अभी मैं चेक कर लूंगा। ओके, इधर देख लो, फोर्थ पार्टनर एनर्जी है। अब इस फोर्थ पार्टनर एनर्जी में तमाम इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट भी ऐसा नहीं कि छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक कर रहा है इन्वेस्टमेंट, एडीबी कर रहा है इसमें इन्वेस्टमेंट। तो उनके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना है वो इंपॉर्टेंट बनेगा। तो अभी सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको अप्रूवल दे दी है। किसको अप्रूवल दे दिए? वर्ल्ड बैंक के आईएफसी को, एडीबी को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, जर्मन गवर्नमेंट के डीईजी को, कि आप मेरे भाई फोर्थ पार्टनर एनर्जी इस संस्था में हिस्सेदारी ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगस्त में आईएफसी, एडीबी, डीईजी ने अनाउंस किया था कि वो 275 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 2280 करोड़ रुपए का। इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक का आईएफसी कर रहा है। कितने का इन्वेस्टमेंट कर रहा है मेरे भाई? 125 मिलियन यूएस डॉलर का। इसके बाद फिर देखेंगे एडीबी की यहां पर इन्वेस्टमेंट है, एडीबी 100 मिलियन यूएस डॉलर का कर रहा है। और फिर यहां पर जर्मनी का डीईजी है जो कि 50 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 275 का बाइफर्केशन याद होना चाहिए आपको। 275 में 125 कर रहा आईएफसी, एडीबी कर रहा 100 और जर्मनी कर रहा मेरे भाई, जर्मनी का डीएजी मेरे दोस्त 50। बात समझ में आ रही है? डन। सर आज क्लास होगी कमांडो सारथी की। कमांडो कहां से आ गया? आज क्लास है, 10 बजे से क्लास है भाई। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अपना टॉपिक चल रहा है। और अच्छा ये बताओ, जिन्होंने पहली क्लास पीएसएल की थी, मजा आया कि नहीं आया? आनंद आया कि नहीं आया? पावर ग्रिड की बात करते हैं। पावर ग्रिड ने भी एक ऋण एग्रीमेंट किया है, लोन एग्रीमेंट किया, ग्रीन लोन पैक्ट साइन किया है। किसके साथ किया? यहां पर मेरे भाई सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ओके, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये जो एग्रीमेंट हुआ है 200 मिलियन यूएस डॉलर का हुआ है। कितने का बेटा? 200 मिलियन यूएस डॉलर। 200 मिलियन यूएस डॉलर का ग्रीन लोन पैक्ट साइन किया गया है। जो नैफेड है मेरे भाई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो 5वां है, 5th है भाई। एक्सपोर्ट, जैसे हम लोग जानते हैं हमारे देश में 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एक्सिम बैंक है, सिडबी है, ओके, एनएचबी है, नाबार्ड है, और 5वां है यहां पर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नैफेड। और इसने कहा है कि 745 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड में, विच इज इशूड बाय दी एनडीआर इनविट, जिसको एनडीआर इनविट के द्वारा इशू किया गया है। आज चक्रव्यूह बैच भी शुरू हो रहा है बेटा, आज से शाम को 4 से 5 क्लास है। मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएंगे मेरे भाई। मतलब सुकून की प्राप्ति होगी। आज जब आप टेस्ट गुरु में दूसरा टेस्ट लगाएंगे तब आपको सुकून की। पहला वाला टेस्ट बहुत इजी था, उसमें शायद हो सकता है आपने 40 नंबर ठोक दिए हो। ठीक है, दूसरा टेस्ट है मेरे भाई, इसको उठा के देखिएगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन है एसबीआई पीओ के, प्लस एसबीआई क्लर्क के लिए जो जा रहे हैं उनको भी देना है वो टेस्ट मेरे भाई। क्योंकि मेरा पर्पस ये 30 टेस्ट, सारे क्वेश्चन मिला के 30 टेस्ट बनाए गए। एसबीआई पीओ के 15 अलग, एसबीआई क्लर्क के। तो आज एसबीआई पीओ का दूसरा टेस्ट, मतलब ओवरऑल टेस्ट गुरु का दूसरा टेस्ट है, तो उसको स्किप नहीं करना। दूसरी चीज मेरे भाई, शाम को 4 से 5 जो स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू की क्लास है वॉरियर प्रो में मेरे भाई, उसको स्किप नहीं करना। ओके, आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने पार्टनरशिप करी एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के साथ, इसका नाम है गपशप। क्या नाम है बेटा? गपशप। अब ये करेंगे गपशप। इन्होंने एक वेब बेस्ड एआई वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया, इसका नाम है जागृति। ओके, किस चीज के लिए? कि जो कंज्यूमर कंप्लेंट को लेकर फाइलिंग प्रोसेस है, ओके, जो प्रोसेस ऑफ फाइलिंग है
इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जागृतिक एआई वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया गया है। किसने किया बेटा? गपशप ने। ओके, गपशप, गपशप, डन। डन। एयर, अच्छा भाई मैंने आपका नाम रखा कमांडो, अच्छा। एयर इंडिया has become the first airline in India to offer in-flight Wi-Fi connectivity on domestic flight। अब आप मेरे भाई फ्लाइट में जाओ कभी और इंटरनेट ना चले, बड़ा दुख होता है दोस्त, बड़ा दुख होता है। अब ऐसे में दुख के सारी घड़ियां जा चुकी हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट में अब आपको वाईफाई की सुविधा मिलेगी, इन फ्लाइट वाईफाई की, इन फ्लाइट वाईफाई की, और ये एयर इंडिया ने सुविधा दी है। ओके, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैसा लगा? पहले तो ये रिवीजन ये बताओ, पहले तो रिवीजन कैसा लगा ये बताओ मेरे दोस्त। आनंद आया कि नहीं आया? देखो न्यूज तो आज नहीं कल सारी कवर हो जाएंगी, महीने भर की। कैसे ना कैसे कवर हो जाएंगी, न्यूज को लेके लोड मत लेना। हम अभी थक गए हैं सर। ओके, मस्त, जबरदस्त। ओके, बहुत बढ़िया। आज चक्रव्यूह क्लास भी है, आज सारथी की क्लास भी है, आज आपका टेस्ट भी है। सिर्फ एक क्लास है मंडे की बेटा, 4 से 5 की। मस्त मस्त, मजा आ गया, सच में मजा आ गया कि नहीं? अब जो पहली दफा जुड़ा हुआ उसको लग रहा हो क्या यार ये क्या चल रहा है, तो भाई आपके लिए एक गुजारिश है, कृपया करके 3 दिन जुड़िए। 3 दिन के बाद चौथे दिन आपको सच में मोहब्बत होने लगेगी, लेकिन कृपया करके 3 दिन जुड़िए, ठीक है? तब आपको आनंद आने लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा, रिफ्रेश हो गया। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? आगे की आज की न्यूज़। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ठीक है? इस मजे को और मैं और बढ़िया लेने के लिए मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मैं हट जा रहा हूं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट, अब इसका, ठीक है? अब इसका फायदा क्या मिलेगा ना, जब भी आप फ्री टाइम में रहो, जब भी आप मैथ्स कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो और हो गया अरे यार अब नहीं करना, बस थक गए, ठीक है? उस टाइम फोन में ना रील स्क्रॉल करने की बजाय ये स्क्रीनशॉट स्क्रॉल कर लेना भाई। 1 2 3 4 बैठे बैठे मेरे भाई 5-7 मिनट में सारा रिवीजन हो जाएगा। ओके, अब आते हैं, ये सर कह रहे हैं ऑल द बेस्ट बच्चों, आज आपको मेरे भाई चक्रव्यूह क्लास के लिए। ठीक है सर, नमस्कार सर। इनका नाम है निकोलस मदुरो। ओके, अब निकोलस मदुरो ने यहां पर वेनेजुला के राष्ट्रपति के रूप में यहां पर शपथ ली है। ओके, तो निकोलस मदुरो ने वेनेजुला के राष्ट्रपति, वेनेजुला की कैपिटल है कराकस, करेंसी चलती यहां पर वॉलिबर। ओके, कराकस करेंसी यहां पर मेरे भाई चलती है वॉलिबर। तो वेनेजुला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो हु नियरली 12 साल थे ऑफिस में, और अब भाई हाँ तीसरे टर्म के लिए चुन लिए गए हैं। सिंपल न्यूज है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है? अपॉइंटमेंट में वैसे भी होता क्या है, ठीक है? निकोलस मदुरो साहब का आप नाम याद रखेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगापुर के प्रेसिडेंट भारत में यात्रा पर आ रहे हैं। वैसे तो काफी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे लिए न्यूज में चल रहे हैं। अभी हम लोगों ने प्रवासी भारतीय दिवस पे एक चीफ गेस्ट देखे थे। ओके, हमने यूथ प्रवासी भारतीय दिवस पे गेस्ट ऑफ ऑनर देखे थे। हम लोगों ने मेरे भाई रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे, रिपब्लिक डे परेड के दौरान एक अध्यक्ष देखेंगे एक देश के, इंडोनेशिया के, ठीक है, प्रेसिडेंट। अब ऐसे में यहां पर एक और राष्ट्रपति हमारे देश में विजिट पर आ रहे हैं। 15 जनवरी से इनकी यात्रा शुरू हो जाएगी। सिंगापुर के प्रेसिडेंट टू विजिट ऑन 15th of Jan टू मार्क द 60 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज। देखो इस तरीके का सवाल आ चुका है एग्जाम में, तब शायद जहां तक मुझे याद है इजराइल से रिलेटेड एग्जाम में पूछा गया था कि इस साल भारत इस देश के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका कौन सा वर्ष मना रहा है। इस तरीके का सवाल एग्जाम में आता है तो प्लीज गौर फरमाइएगा। ओके, तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट का नाम है थर्मन शानमुगनाथन। ओके, शनमुगरत्नम, शनमुगरत्नम, शनमुगरत्नम। ओके, थर्मन शनमुगरत्नम, ये इंडिया में विजिट पे हैं 15 जनवरी से
सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, 60 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है किसी भी सिंगापुर के प्रेसिडेंट की इन 10 इयर्स। क्लियर है बेटा? डन। सिंगापुर के साथ भारत की काफी एक्सरसाइज भी होती है, अगर आपको याद हो। सिंगापुर के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है सिंगापुर के साथ? अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर, ओके। बोल्ड कुरुक्षेत्र, ठीक है। सिम्बैक्स, ये भारत की इस देश के साथ एक्सरसाइज होती है। अग्नि वॉरियर से मिलता जुलता एक अजय वॉरियर, अजय वॉरियर, अजय वॉरियर कॉनकन, कॉनकन शक्ति इंद्रधनुष, ओके। अजय वॉरियर कॉनकन, कॉनकन शक्ति इंद्रधनुष, ये भारत की यूके के साथ होती है एक्सरसाइज। बात समझ में आ रही है? शक्ति से याद आया, शक्ति, वरुण, गरुण, ये तीन मेरे भाई फ्रांस के साथ होती हैं। शक्ति, वरुण, गरुण। और शक्ति से याद रखो तो कॉनकन शक्ति यहां हो गया। मित्र शक्ति जो है ये भारत की श्रीलंका के साथ है, ओके। श्रीलंका के साथ भारत की एक और एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है सिलिनेक्स, ओके, सिलिनेक्स। मित्र शक्ति के बगल में चले जाओ मेरे भाई, एक और है शक्ति फ्रांस, मित्र शक्ति श्रीलंका मेरे भाई, ओके। ऐसे तमाम एक्सरसाइज है। अब श्रीलंका के अड़ोस पड़ोस में ढूंढो मेरे दोस्त भारत के। सूर्य किरण, यह भी हुई है नेपाल के साथ भारत की एक्सरसाइज। किसके साथ बेटा? नेपाल के साथ। एक भारत की मालदीव्स के साथ भी होती है, इसका नाम है इकोवेरिन, इकोवेरिन, ये भारत की मालदीव्स के साथ होती है। आई होप सो ये सारी एक्सरसाइज आपको पता होंगी। नहीं पता है तो कोशिश करिए कि जो अड़ोसी पड़ोसी, जैसे चाइना के साथ भारत की होती है हैंड इन हैंड, जिससे दोस्ती करनी नहीं, जिससे हाथ मिलाना नहीं, उसके साथ एक्सरसाइज का नाम है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, ओके। मालदीव्स इकोवेरिन हो गया। थाईलैंड के साथ कौन सी होती है? थाईलैंड मेरे भाई, एनी आइडिया? थाईलैंड के साथ भारत की कौन सी एक्सरसाइज होती है? थाईलैंड, एनी आइडिया? थाईलैंड। बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर, बोंगो सागर, और एक है संप्रति, ठीक है। इंडोनेशिया के साथ भारत की होती है गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, ओके। गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ है। थाईलैंड के साथ कौन सी है? मैत्री, यस, थाईलैंड के साथ है मेरे भाई मैत्री एक्सरसाइज, मैत्री। और सोचो और दिमाग में कौन कौन सी आ रही है। जापान के साथ उठा लो, जापान, जापान के साथ है सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन, जिमेक्स, और एक और है वीर गार्जियन, ओके। कौन कौन सी हो गई? सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सहयोग काइजन, जिमेक्स, ओके। ये भारत की जापान के साथ एक्सरसाइज है। इसकी लिस्ट कहां मिलेगी? दे दूंगा भाई, लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा यूएस के साथ उठा लो, यूएस के साथ कौन सी है? ठीक है, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, ओके। युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, ये यूएस के साथ हो गई, ठीक है। ओमान के साथ अभी एक्सरसाइज हुई थी 2024 में, तीनों एक्सरसाइज हुई थी, ठीक है। अल नजा, नसीम अल बहर, नसीम अल बहर, ओके। और मेरे भाई एक एक्सरसाइज थी ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज, ओके। अल नजा, नसीम अल बहर, ईस्टर्न ब्रिज, ओके। नसीम अल बहर, अल नजा, ईस्टर्न ब्रिज। क्लियर बेटा? 2-4 बार पढ़ेंगे ये सब याद हो जाएगा, सब याद हो जाएगा, इसको लेकर लोड मत लेना। अगला देखिएगा, इंडिया ने अभी एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, इसका नाम है यूएन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डेटा फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक। तो भारत को मेरे दोस्त देखो, आज के समय में हम लोग डेटा पे ही बात करते हैं, ओके। डेटा के बेसिस पे ही आप कहीं ना कहीं बातें कर पाते हैं। हमारे देश की ग्रोथ रेट इतने प्रतिशत रहेगी, यानी कि डेटा, ओके। हमने इस देश में ये कीर्तिमान हासिल किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। किस चीज के बेसिस पे बात कर रहे हैं? डेटा के बेसिस पे। तो भारत को और मदद मिलने जा रही है ऑफिशियल स्टैटिस्टिक को लेकर, क्योंकि भारत ने यूएन की कमेटी ज्वाइन करी है एक्सपर्ट ऑफ बिग डेटा की,
ओके, यूएन का मतलब क्या है आपको पता है मेरे भाई, यूएन का हेडक्वार्टर कहां पर है ये सब आपको पता, नहीं पता तो यूएन के बारे में बात कर लेते हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल का नाम एंटोनियो गुटरस है, पुर्तगाल से आते हैं, ये बात याद रखेंगे। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ओके, अब इसमें इस कमिटी का नाम आपको याद रखना बस, सीईबीडी, और कुछ नहीं, यूएनसीईबीडी, यूएनसीईबीडी इसका नाम याद रखना, यूनाइटेड नेशन कमिटी ऑफ एक्सपर्ट ऑन बिग डेटा एंड डेटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक। ओके, डन बेटा। इसमें मुझे कुछ ज्यादा मिला नहीं था, पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज नहीं होती नहीं बेटा, उनके साथ हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, उनके साथ तो डायरेक्ट बातचीत करते हैं। नेक्स्ट, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी, हर कोई जानता है मेरे दोस्त, अभी तक हम लोगों ने जनवरी में काफी इंपॉर्टेंट डे देखे हैं। 1 जनवरी को डीआरडीओ डे रहा था, 67th डीआरडीओ डे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे 2 जनवरी को, फिर 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे देखा था, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस देखा था, एनआरआई डे देखा, 10 को हम लोगों ने वर्ल्ड हिंदी डे देखा। अब 12 जनवरी को यहां पर आपके लिए नेशनल यूथ डे आ गया। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस जो कन्वेंशन रही थी, 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन, वो आपकी उड़ीसा के भुवनेश्वर में रही थी। ओके, उससे पहले 8 जनवरी को, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस रहता, 8 जनवरी को यूथ प्रवासी भारतीय दिवस रहा था। ये सारी बातें आपको याद रखनी, मोदी जी गए थे उड़ीसा भुवनेश्वर, है ना, ठीक है, डन बेटा। अब जरा समझ लेते हैं, तो नेशनल यूथ डे पे आ जाते, 12 जनवरी को रहा, स्वामी विवेकानंद जी, ओके, उनकी याद में ये डे मनाया जाता है। एक डेटा मैं पढ़ रहा था ये वाला, कि इंडिया की हम लोग बोलते हैं यूथ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, 40%, मतलब टोटल पॉपुलेशन में भारत के 40% यूथ है। तो ये जो यूथ है इसको डिफाइन किया गया, जिनकी उम्र 15 से 29 वर्ष है उसको यहाँ यूथ डिफाइन किया गया, और नियरली वो 40% है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का। मोदी जी की अक्सर आपने बातों में सुना होगा, मोदी जी अक्सर कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, क्योंकि हमारी 40% जो पॉपुलेशन है वो युवा है। इस दौरान जो अपने युवा मंत्री हैं, युवा मतलब कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो अपने यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने यहां पर एक विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग है इसका उद्घाटन किया था 11 जनवरी को। विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 है, इसने 162वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है स्वामी विवेकानंद जी की, भारत मंडपम नई दिल्ली। अब यहां से क्वेश्चंस कितने बढ़िया बढ़िया बन सकते हैं। एक तो मंत्री जी के बारे में पूछ सकता है कि मंत्री जी कौन है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर कौन है, या फिर यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन है, तो मनसुख मंडाविया ये नाम याद रखना है। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि विवेकानंद जी की इस बार जो बर्थ एनिवर्सरी रही है वो किस नंबर की रही है, तो 162वीं बर्थ एनिवर्सरी रही है। या फिर ये हो सकता है कि 162वीं बर्थ एनिवर्सरी जो कमेमोरेट की गई, जो सेलिब्रेट की गई विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग 2025 के द्वारा, ठीक है, उसको कहां पर किया गया, तो नई दिल्ली भारत मंडपम में किया गया था। ठीक है बेटा, डन। डेज याद रखिए कि 1 को कौन सा आया, 2 को कौन सा आया, 9 को कौन सा आया, 10 को कौन सा आया, रिवीजन करते चलिए तो और आनंद आएगा मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट, अब मोदी जी यहां पर एक टनल है, ठीक है, जेड मोड टनल है, इसका उद्घाटन करने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। आप लोग देखेंगे कि पिछले 10 सालों में हम लोगों ने एक चीज का तो अनुभव किया है कि जो क्षेत्र जैसे लद्दाख रीजन में आप जाए, जम्मू कश्मीर में जाए, तो बहुत बार क्या होता है जैसे मौसम बदलता है तो कुछ एक जगह की एक्सेस आपकी शून्य हो जाती है। अब वो एक्सेस कैसे ओपन हो सकती है कि 12 महीने आपकी आवाजाही बनी रहे, तो उसके लिए आपको टनल का कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओके, तो धीरे धीरे अलग अलग अटल टनल, फिर और भी टनल है, और भी क्यू में है मेरे भाई जो बन रही है। आज हम लोग एक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज 13 तारीख है, मोदी जी इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, और ये टनल का उद्घाटन होगा जम्मू कश्मीर में। ओके, और यहां से श्रीनगर और जो लद्दाख है इसके बीच में जो कनेक्टिविटी होगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी, और ये सुनिश्चित हो पाएगी। 6.5 किलोमीटर लंबी ये 2 लेन टनल होगी, जो कि लोकेटेड है श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर 6.5 किलोमीटर लॉन्ग ये टनल है। टनल से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। 8652 फीट के ऑल्टीट्यूड पे इस टनल को बनाया गया है, जो कि गंगा गिर को
एंड सोनमार्ग को कनेक्ट कर रहा है। अब ये क्या है, ये पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये न्यूज में और ऐड कर दिया तो मुझे बढ़िया लगी थी ये वाली लाइन, तो मैं लिख लाया हूं मेरे भाई। सर एक डेज के भी स्लाइड लाइए रिवीजन के लिए। ओके शुक्रिया मेरे भाई, आपने इतनी बढ़िया बात बोली, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मेरे दिमाग में वही सोच रहा था, कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है। इतनी गहरी बात कैसे मिस हो गई थी मेरे दिमाग से, सॉरी भाई। अगली बार से मैं ना वो डेज वाली स्लाइड भी लेकर आऊंगा। मैं वही सोचा, बेचैनी सी हो रही थी, एंजाइटी हो रही थी, मन व्याकुल हो रहा था कि कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। अगली बार से वो डे की स्लाइड भी आ जाएगी, डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, ठीक है। और बताइए, और कुछ रह गया वो भी मैं ले आऊंगा, ठीक है। सब काम कर देगा तुम्हारा भाई, तुम कुछ मत कर लेना, तुम कुछ मत कर लेना, तुम बस सिलेक्शन पे ध्यान दो, बाकी तुम्हारा भाई सब कर लेगा मेरे भाई, ठीक है। तुम बस फोकस करो कैसे सुबह उठ के 7 बजे से 7 से 8 पढ़ना है मेरे भाई। बस शांति से हाथ बांध के यूं पढ़ते रहो, ठीक है। मम्मी से बोलो मम्मी चाय ला के दे दे, ठीक है, सब काम हो जाएंगे। तो तुम पढ़ो मन लगा के, बस ये मत करना कि तुम निकम्मे हो जाओ कि नहीं सर आप सभी काम सभी आप कर दीजिए, सब काम मम्मी कर देंगे, सब पापा कर देंगे, हम तो निकम्मे हो जाएंगे। नहीं नहीं भाई, तुम 1 घंटा 1.5 घंटा शिद्दत से पढ़ो, ठीक है। और बता देना 2-4 चीजें चाहिए मैं घर आके दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। इधर आ जाओ। प्रोजेक्ट की बात करें, 2015 में मेरे भाई ये इनिशिएट हुआ था अंडर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ये कंप्लीट लास्ट ईयर हुआ है 2400 करोड़ रुपए की लागत से। कितनी बढ़िया बात बोली है, 2400 करोड़ रुपए, ठीक है। डन। एक्सरसाइज का स्लाइड सर, मैं बता रहा हूं मैं यही फैल जाऊंगा मेरे दोस्त। हाँ एक्सरसाइज का स्लाइड है डेज का स्लाइड सब मिल जाएगा, डोंट वरी। प्रफुल्ल ऐसे तो होता है मेरे भाई वो खिचड़ी आता था ना मेरे भाई, तुम्हारा भाई है, टेंशन ना लो तो, ठीक है, सब मिलेगा। अब देखो, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हमारे देश में है क्या कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो बंद होने की कगार पे बैठी होती हैं। बट इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आने के बाद से ये हुआ कि इनको बंद नहीं करना, इनको कोशिश करते हैं, लास्ट कोशिश करते हैं कि इनको रिवैम्प किया जा सके। ओके, उसके लिए यहां पर ये काम करता है। अब इसने एक और बढ़िया काम किया है, इसने मैंडेटरी कर दिया है ई विक्रय ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग असेट अंडर द लिक्विडेशन। अब ऐसी संपत्तियां जो कि लिक्विडेशन के तहत बेची, लिक्विडेशन मतलब होता है या वाइंड अप मतलब होता है कंपनी बंद हो रही है, ओके। अब ये बोल रहे हैं कि ई विक्रय ऑक्शन प्लेटफॉर्म यहां मैंडेटरी कर दिया है संपत्तियों को बेचने के लिए। कौन सा प्लेटफॉर्म? ई विक्रय प्लेटफॉर्म, ई विक्रय प्लेटफॉर्म मेरे भाई, ठीक है। अपॉइंटमेंट का स्लाइड भी बहुत सुबह सुबह छेड़ रहे हो, है तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी किया है एक्सक्लूसिव यूज ऑफ ई विक्रय ऑक्शन प्लेटफॉर्म फॉर टू सेल असेट अंडर द लिक्विडेशन प्रोसेस फ्रॉम 1 अप्रैल। ये बहुत अच्छी न्यूज है, बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि इसमें डेट दे दी है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का तो नाम चलो खैर इंपॉर्टेंट है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है। उसने मैंडेटरी कर दिया है कि अब से 1 अप्रैल 2025 से लिक्विडेशन प्रोसेस के तहत जो भी संपत्तियां हैं उनको बेचा जाएगा इस ई विक्रय ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है। आप तो बुरा मान गए, अरे नहीं यार मैं क्यों बुरा मानूंगा, मैं जाऊंगा कहाँ, अगले दिन फिर सुबह आना है मुझे बुरा मान के जाना कहाँ है तो ई विक्रय नोन एज दी बैंक असेट ऑक्शन नेटवर्क एक प्रॉपर्टी लिस्टिंग ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है जो कि डिजाइन किया गया बैंक्स के लिए, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, ओके। एनपी के रिस्क, एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग असेट लोन होता है, ठीक है, उसकी रिकवरी को एड्रेस करने के लिए। पढ़ लीजिए, बढ़िया न्यूज है भाई, गजब न्यूज है, मतलब इंपॉर्टेंट है, समझ में, इसका पर्पस इंपॉर्टेंट है। ई विक्रय एक संपत्ति सूचीकरण ई नीलामी मंच है जिसे बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के लिए डिजाइन किया गया है, जो कुशल संपत्ति नीलामी के माध्यम से एनपीए की वसूली करता है, ठीक है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट लोन है। एनपीए क्या होता है? एनपीए ऐसा होता है, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि आपको बोलते होंगे अरे यार तू ना एनपीए हो गया है यार, ठीक है, अरे यार वो फलाना ना अच्छा ना एनपीए हो गया है। एनपी जनरल मतलब होता है कि वो अब उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा जितना बढ़िया पहले परफॉर्म करता था। बात समझ रहे हो? अरे यार तुम पहले ना बढ़िया बात करते थे मेरे से, अब तुम ना मुझसे बात नहीं करते, तुम एनपी हो गए हो, मतलब तुम पहले बढ़िया परफॉर्म करते थे अब बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे हो। अब बैंक के लिए भाई परफॉर्मेंस का क्या मतलब है एक लोन से? तो लोन का मतलब है कि अगर उस पर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट प्रॉपर मिल रहा है, इट मींस बैंक का लोन परफॉर्म कर रहा है।
अगर इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट मिलना ही अगर बंद हो जाता है तो हम कहते हैं बैंक ने अब परफॉर्म करना बंद कर दिया है। अब इसमें ये क्राइटेरिया होता है कि 3 अगर इंस्टॉलमेंट लगातार ड्यू हो जाती हैं किसी भी लोन की, अगर 3 इंस्टॉलमेंट लगातार ड्यू होती हैं तो इट बिकम एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ओके, एनपीए क्लियर बेटा। उसके लिए तमाम हम लोगों ने एक्ट पढ़े हैं रिकवरी के लिए। सरफाइसी एक्ट पढ़ा है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट इन्फोर्समेंट एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट इन, भूल जाता हूं मैं भी मेरे भाई, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, सर फाई सी एक्ट 2002, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। डीआरटी रिकवरी के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहां से अभी एग्जाम में क्वेश्चन बना था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल से मेरे भाई इसका जो एक्ट है उससे रिलेट करके क्वेश्चन बनाया गया था, शायद लिमिट पूछी थी, ठीक है, जहां तक मैं पकड़ पा रहा हूं, बट क्वेश्चन जरूर आया था, ठीक है। तो ये डीआरटी, डीआरएटी, सरफाइसी, ठीक है, ये इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, एनएआरसीएल, ये सब हम लोग वॉरियर में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे। इंडियन नेवी को डिलीवरी मिल गई है 6th एंड फाइनल आधुनिक स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की। ओके, देखो प्रोजेक्ट 75, एक है प्रोजेक्ट 75I, प्रोजेक्ट 75I इज डिफरेंट, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट है, उस पर बात नहीं करें, हम बात करें प्रोजेक्ट 75 की, जिसके तहत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बनाया गया, जिसमें से 5 ऑलरेडी हो चुकी हैं, अब छठी यहां पर डिलीवर्ड की गई है। तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, कंपनी के नाम याद रखना, बनाने वाली कंपनी का नाम है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इसने अभी छठी स्कॉर्पियन सबमरीन वगसीर है, इसको प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडियन नेवी को दिया है। किस प्रोजेक्ट के तहत बेटा? प्रोजेक्ट 75। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट 75 को आप इन शॉर्ट पढ़ते हो P75। तो P75 के तहत छठी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वगसीर, ये भारत को डिलीवर की गई है, मजगांव इंडियन नेवी को डिलीवर की गई मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। इससे पहले कलवारी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर, अब मेरे भाई वगसीर, ये यहां पर डिलीवर की गई है। क्लियर है गाइस? डन बेटा। अलग अलग हम लोग न्यूज पढ़ते हैं इसमें कि लॉन्च हुई, ठीक है, फिर ट्रायल पे गई, तमाम चीजें चलते हैं। डन, अच्छी न्यूज है। इसके बाद में मुझे ये वाली न्यूज बड़ी बढ़िया लगी, चलो इस वाली पे तो आऊंगा मैं, HAL वाली पे। एक न्यूज ये बहुत बढ़िया लगी मेरे को, आज के न्यूज़पेपर में दे रखी थी, और आज के न्यूज़पेपर में ज्यादा कुछ खास नहीं था, ये न्यूज दे रखी थी। इस न्यूज से मुझे एक दिन याद आ गया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां पर है? अमराबाद, किसी को आइडिया अमराबाद टाइगर रिजर्व कहां पर है? फिर मैं लिंक करके बताता हूं उसको। अमराबाद टाइगर रिजर्व, भारती ओजय सिंह असम, नो बेटा, त्रिनाथा तेलंगाना, वेल्डन खुशबू सिंह तेलंगाना, छत्तीसगढ़ नहीं, तेलंगाना। एग्जाम में क्वेश्चन बना ऐसा था कि वहां पर खुदाई वगैरह का ऑर्डर आ गया था, ठीक है, जैसे यहां पर दिख रहा है ना कि सेंटर ने अभी सेंटर का जो वाइल्ड लाइफ पैनल है उसने क्लियर कर दिया है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग होगी असम की एक सेंचुरी में। अब एग्जामिनर ये क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा किस सेंचुरी में मेरे भाई ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग हो रही है, एक्सप्लोर किया जा रहा है वहां पर, ये थोड़ी पूछेगा। वो क्या करेगा, यहां से क्वेश्चन उठा लेगा कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका नाम क्या है, तो सेंटर का वाइल्ड लाइफ पैनल इज अप्रूव प्रपोजल टू कैरी आउट ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इन इको सेंसिटिव जोन ऑफ द हुलंगा पार। ओके, इसका नाम है बेटा
हुलंग या हुलून गा पार, हुलून HOOLLO GAPR, हुलून गा पार गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है। तो डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि असम में मेरे भाई इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नहीं है, या फिर पूछ लेगा ये फलानी फलानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, और इसमें दिमाग लगाने की जरूरत हमें नहीं है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके अलावा असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। असम में नेशनल पार्क पहले 5 होते थे, अब टोटल 7 हो गए। ठीक है, अब मैं भूल कैसे रहा हूं मेरे भाई। दो नए तो पता है मेरे को, एक है देहिंग पटकई नेशनल पार्क, एक है रायमोना नेशनल पार्क, डिब्रूगढ़, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, आई थिंक सो यही है। ठीक है, डिब्रूगढ़ 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 काजीरंगा, मानस, नामेरी। अगर गलत हो तो करेक्ट करना। ठीक है, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ये तो करेक्ट है। काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग। जो रिसेंट में बने हैं वो है देहिंग पटकई और रायमोना। ठीक है, देहिंग पटकई और रायमोना मेरे भाई। ओके, औरंग नेशनल पार्क है, औरंग नेशनल पार्क। दिब्रू साईखोबा, हाँ दिब्रू साईखोबा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट, ये वैसे न्यूज हम लोगों ने कवर कर ली है, आज के न्यूज़पेपर में दिया हम लोग ऑलरेडी, शायद फ्राइडे को कवर कर चुके हैं कि देवाचीत साकिया और जो प्रभतेज सिंह भाटिया है, ये अब यहां पर चुन लिए गए BCCI के सेक्रेटरी और ट्रेजरर। तो ये न्यूज में सिर्फ दिखाने के लिए ले आया हूं, ऑलरेडी पढ़ चुके। अब आ जाते यहां पर। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स जो लिमिटेड है उसका लेटेस्ट जो कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है, इसका क्रूशियल टेस्ट कंप्लीट हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पहले तो इसके बारे में पढ़ लेते। कॉम्बैट एयर, ये जो CATS है, बड़ा मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा बढ़िया लग रहा था। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड एक कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम बना रहा है, जिसमें कि इंडियन अनमैन्ड और मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे। ठीक है, सिर्फ अनमैन्ड नहीं होंगे, मैन्ड अनमैन्ड। ठीक है, इंसानों के द्वारा चलने वाले, उनके बिना मेरे भाई। ओके, तो अनमैन्ड मतलब एक तरीके से अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन की बात कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड का एक कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम है, जिसमें कि अनमैन्ड और मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे। ओके, जिनको कि डेवलप किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा। ये जो एयर टीमिंग सिस्टम है, इसको कौन बना रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। अब इसमें आपका जो मेजर जो मदरशिप होगी वो होगा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, और उसके साथ यहां पर आपको हंटर, अल्फा, वॉरियर, ये भी यहां पर कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। मुद्दे की बात पे आते हैं। न्यूज ये है कि जो कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम वॉरियर है, इसका अभी फुल स्केल डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया इंजन का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये न्यूज अभी शुरू हुई है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स हमें और भी मिलते रहेंगे। ओके, तो लिखा हुआ है कि एरो इंडिया 2025 एक इवेंट होने वाला है। उस इवेंट से पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है, और इंजन जो ग्राउंड रन ऑफ फुल स्केल डिमॉन्स्ट्रेटर है, ठीक है, इसका परीक्षण किया है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम वॉरियर का। ओके, अब ये क्या है, ये हम लोगों ने पूरा इसका पढ़ लिया। इसको बना कौन रहा है, इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, वो हम लोगों ने कवर कर लिया। ओके, आई होप गाइज ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर रही होंगी। ये रही आज की न्यूज, आज का रिवीजन। ओके, आज का सेशन। कल मुलाकात करेंगे तो हम लोग इस पर बेस्ड MCQs का डिस्कशन करेंगे। फिर देन मेरे भाई आज की न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, फिर देन अगले दिन की न्यूज की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ओके, बाकी आगे बढ़ते हैं। सीनियर एडवोकेट, अच्छा एक न्यूज रह गई। सीनियर एडवोकेट इकबाल साहब का निधन हो गया। इकबाल छागला साहब का निधन हो गया। ओके, तो सीनियर एडवोकेट इकबाल छागला, वन ऑफ इंडियाज लीडिंग लॉयर, इनका निधन हो गया। ही इज द सन ऑफ फॉर्मर बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस MC छागला। ये MC छागला जी के बेटे हैं। 1990 से 99 तक छागला नॉट छालवा, ओके, छागला साहब है। ये बॉम्बे बार एसोसिएशन के 3 टर्म के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम किए। 3 टर्म के लिए प्रेसिडेंट के तौर पे भी काम किए हैं। ठीक है, डन, क्लियर बेटा। चलो, ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप क्लियर रहा होगा। अब आप लोग आज जाकर इस टेस्ट को, इसमें सेकंड टेस्ट आपका टेस्ट गुरु, जो बच्चे पहली दफा जुड़े उनको बता दे रहा हूं कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की जिसका नाम है टेस्ट गुरु।
ना ही वो बैंक महापैक का पार्ट है, ना ही वो वॉरियर प्रो का पार्ट है, वो किसी टेस्ट पैक का पार्ट नहीं है, आपको अलग से इसको एनरोल करना होगा। और इसके प्राइस है आपके 276, ओके। और आपको इसके लिए कोड यूज करना है Y168। इसमें आपको 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं एसबीआई क्लर्क के जनरल अवेयरनेस के, 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको यहाँ पर एसबीआई पीओ के, 15 यहाँ पर आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड टेस्ट मिलते हैं और 20 यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर टेस्ट मिलते हैं, ओके। ये सब इस टेस्ट पैक का पार्ट है मेरे भाई, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए एक बार। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वॉरियर प्रो में आज हमारी क्लासेस का शेड्यूल क्या रहेगा। तो वॉरियर प्रो में आज हमारी सारथी की क्लास होगी, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, उनको मैं बता दे रहा हूं हमारी फाउंडेशन क्लासेस चलती हैं। जो फाउंडेशन क्लासेस शुरू हुई हैं 27 तारीख से जो बैच शुरू हुआ है वो है सारथी। इसमें आपका इंडियन बैंकिंग सिस्टम हो चुका है, आरबीआई हो चुका है, अभी नाबार्ड एंड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ये टॉपिक चल रहा है, ये चैप्टर चल रहा है। जो क्लासेस हो जाती हैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाती है, उनकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है। आप जाके पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डेड वीडियो से क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं, ओके। आज जुड़ेंगे हम लोग 10 से 11:30 नाबार्ड और पीएसएल को और डिटेल में हम लोग यहां पर कवर करने जा रहे हैं। आज मेरे भाई शाम को 4 से 5 में आपके लिए चक्रव्यूह की फर्स्ट क्लास होने वाली, जिसमें 50 एमसीक्यू का 1 से 7 तारीख के करंट अफेयर्स पर बेस्ड 50 एमसीक्यू का, 50 एमसीक्यू हल्के वाले एमसीक्यू नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू होंगे, ओके, विद एक्सप्लेनेशन होंगे, इनको हम लोग कवर करेंगे। यहां पर हमारी मंथली करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही हैं। तो आप यहां पर वॉरियर प्रो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वॉरियर प्रो बैच के वैसे प्राइस रहते हैं 1562, बट अभी ऑफर में आपको मेरे भाई 1420 का मिल रहा है विद 12 मंथ वैलिडिटी, ओके। और इवन आपको लगता है नहीं सर मेरे को तो बैंक महापैक ही चाहिए, तो बैंक महापैक के ऊपर भी डबल वैलिडिटी आ रखा है, आप बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं। क्लियर बेटा? कोड आपको सभी के लिए यूज करना है Y168, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे बच्चों। टेस्ट गुरु की वैलिडिटी बेटा 6 मंथ है,